पिछले 3 दिन से मेरे पास में बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं। ओआरओपी का दोबारा होगा रिवीजन। ओआरओपी का होगा दोबारा रिवीजन। साथियों, मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा 8वां पे कमीशन, 18 महीने का डीए और लोकसभा में उठा ओआरओपी का मुद्दा, लोकसभा में उठा मेडिकल पेंशन का मुद्दा और पीसीडीए सर्कुलर नंबर 679 जो 4 दिसंबर को निकला है। ये सारे मुद्दे जब तक और भी भाई लाइव आ जाते हैं कि इन चीजों में कितनी सच्चाई है और इनको किस लेवल तक भ्रम की स्थिति में डाला हुआ है। मैं सबसे पहले बात करूंगा 8वें पे कमीशन की। 8वें पे कमीशन के ऊपर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 3-4 दिन पहले संसद में एक सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि अभी उनकी कोई प्लान नहीं है 8वें वेतन आयोग के ऊपर कि वो कोई कमेटी गठित करे। तो ये बात तो बिल्कुल साफ होगी कि अभी कोई प्लान नहीं है 8वें वेतन आयोग के ऊपर। और मैं भी पिछले दिनों से यही बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है तो फरवरी का जो बजट आएगा उसमें ही हो सकता है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन है। तो ये भ्रम की स्थिति को टाइप यूट्यूबरों ने फैला रखी है। दूसरा प्रश्न आ रहा है 18 महीने का डीए। 18 महीने का डीए आप जो पूर्व ऑन रेडी कैप्टन है, जो सैनिक समाज के हैं, यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा तो बहुत ही बड़े लेवल पे झूठ फैलाया जा रहा है। उसके बाद में नेशनल मीडिया भी कोई कम नहीं है आज के दिन 18 महीने का डीए के ऊपर। अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपरों की बात करें तो उनके अंदर भी धड़ाधड़ खबरें छप रही हैं 18 महीने के डीए की। पर इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो सीज हो गया वो हो गया। 18 महीने का जो डीए था वो 2020 की बात कर रहे हैं और आज चल रहा है 2024। तो सरकार 18 महीने के डीए को नहीं देगी। खासकर कर्मचारी वर्ग के लिए जो मौजूदा सरकार है वो इतना बड़ा दिल लेके नहीं चलती। अगर हम पिछली सरकारों की बात करें, क्योंकि ये दो पहले भी रहे हैं, इन्होंने देश पे राज किया है, तो इनके राज में 2004 में पेंशन भी बंद कर दी गई थी। तो आप 18 महीने के डीए को तो भूल ही जाओ। अब आते हैं सबसे बड़ा जो दो दिन पहले भारत सरकार रक्षा मंत्रालय 6 दिसंबर 2024 को लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 1881 पूछा गया और पूछने वाले माननीय सांसद थे श्री चमला किरण कुमार रेड्डी। उन्होंने ओआरओपी के जो प्रश्न पूछे वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों और बकाया भुगतान के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों की सभी मांगों पर ध्यान दिया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? नवीनतम ओआरओपी संशोधन के वित्तीय प्रभाव का वर्षवार ब्यौरा क्या है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या और कुल व्यय शामिल? क्या योजना के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के वितरण में किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? गृह, क्या सरकार ने ओआरओपी के कारण बढ़ते राजकोषीय बोझ की स्थिति का आकलन किया तथा दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ा एक पहले नंबर का जो कई प्रश्न पूछा गया, क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों और बकाया भुगतान के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों की सभी मांगों पर ध्यान दिया? तो सरकार ने कोई भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संगठन तो 1 साल से दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे। तो मंत्रालय ने जो घुमा फिरा कर जवाब दिया है वो भी सुनने लायक है। सरकार ने 7/11/2015 के अपने पत्र के माध्यम से वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी में संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तदनुसार मंत्रालय के दिनांक 10/7/2024 के पत्र के माध्यम से 1/7/2024 से ओआरओपी का तीसरा संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के कारण बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया।
1/7/2024 से OROP संशोधन के लिए प्रतिवर्ष 6,703.24 करोड़ रुपए का वित्तीय निहार आकलित किया गया तथा लाभार्थियों की संख्या जो पूर्व सैनिकों को OROP 3 का लाभ मिला है उनकी संख्या है 19,64,973। वैसे टोटल जो पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाएं हैं वो 30 लाख के करीब हैं, पर जो OROP का फायदा मिला है वो मिला है 19,64,973। इसका मतलब प्रीमेच्योर भी आउट हो चुके हैं और प्रीमेच्योर की जो संख्या है वो भाई लाखों में 7-8 लाख के करीब तो उनकी हो ही गई होगी प्रीमेच्योर की। पर प्रीमेच्योर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो प्रीमेच्योर हैं वो 7 जुलाई 2014 के बाद में रिटायरमेंट हुए हैं, तो उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा तो हुई नहीं होगी, तकरीबन 40 के करीब होंगे, तो वो दूसरा जॉब कर रहे हैं, दूसरी नौकरी कर रहे हैं। दूसरी बात 96% प्रीमेच्योर को यही नहीं मालूम कि वो OROP के दायरे में है या नहीं है। OROP क्या है, वन रैंक वन पेंशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये किसको लागू है, इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, 96% प्रीमेच्योर को नहीं पता देश भर के। इनको पता लगेगा आने वाले 15 साल के बाद में। जिस तरह से 2004 में पेंशन बंद करी तो उसके बाद में जो भर्ती हुई तो उनको यही नहीं मालूम था कि पेंशन होती क्या है, पेंशन मिलती कैसे है। 5-10 साल की सर्विस हुई, फिर ब्याह शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तब पता लगा कि पेंशन भी कोई चीज होती है। अब वो अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते घूम रहे हैं। जो सिविल कर्मचारी है, पैरामिलिट्री के सैनिक हैं, आज वो संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रीमेच्योर को 10 या 15 साल के बाद में पता लगेगा। दूसरा सवाल पूछा है लोकसभा में मेडिकल पेंशन का, और ये पेंशन का ये भी 6 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पूछा है। ये पूछा है नागौर से सांसद श्री हनुमान बेनीवाल ने। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा मानसिक और शारीरिक अक्षमता के आधार पर सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए गए सैन्य कर्मियों की चिकित्सा पेंशन के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव? क्या सरकार ने भारतीय सेना में मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित शारीरिक और मानसिक विकलांगता परीक्षण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? भारतीय सेना के कितने कार्मिकों को मानसिक और शारीरिक अक्षमता के आधार पर सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और उन्हें अभी तक पेंशन लाभ प्रदान नहीं किया है? तो रक्षा मंत्रालय इसका उत्तर देता है, सरकार ने रक्षा विकलांगता पेंशन विनियमों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी नागरिक कर्मचारियों के लिए विनियमों के साथ सुसंगत बनाने और सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल बोर्ड इष्टतम और एक समान तरीके से संचालित किए जाते हैं। सशस्त्र सेना कार्मिकों को आकस्मिक पेंशनी पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम 2023 और गाइड मेडिकल ऑफिसर 2023 जारी किए। आप लोगों ने पता हुआ 2023 में मेडिकल बोर्ड की दूसरी गाइड आई थी, मतलब उसके रूल रेगुलेशन चेंज किए थे, जिससे बहुत ही कठोर रूल रेगुलेशन बना दिए गए, क्योंकि इसके पीछे था मेडिकल पेंशन का भ्रष्टाचार। क्योंकि जो उच्च वर्ग था उसने मेडिकल पेंशन का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया और पूरी, जैसे कि मान लो किसी की नौकरी 58 साल होती है, रिटायरमेंट के समय 1 या 2 साल पहले उसने अपने भाईचारे के हिसाब से या भ्रष्टाचार करके या रिश्वतखोरी से उसने मेडिकल पेंशन प्राप्त कर ली।